नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भुलाए जाने का अधिकार और इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान पर। फिर हम भारत में 2020-21 वित्तीय वर्ष में एफडीआई प्रवाह और छद्म विज्ञान व कार्गो पंथ विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 और अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह मुख्य रूप से केंद्रित है भुलाए जाने के अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगॉटन से। भारत में भुलाए जाने के अधिकार को लेकर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में रहा, जब दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अपने ही एक निर्णय को इंटरनेट सर्च इंजन से हटाए जाने का आदेश दिया गया। इसके तहत याचिकाकर्ता के द्वारा यह मांग की गई थी कि उसके द्वारा पूर्व में जो अपराध किया गया है उसके प्रति उसको निर्दोष साबित कर दिया गया है, अतः उसके मामले से संबंधित निर्णय को इंटरनेट से हटा दिया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार से उसने निर्णय दिया कि इंटरनेट में आसान पहुंच के तहत जो उसका निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध है उसको हटा दिया जाना चाहिए। और इस तरीके से हाल के समय में जो राइट टू बी फॉरगॉटन को लेकर वाद विवाद जारी है वह फिर से चर्चा में आ गया है। जब हम बात करते हैं भारत में भुलाए जाने के अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगॉटन की, तो भुलाए जाने का अधिकार किसी व्यक्ति की इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण को सीमित करने, अलग करने, हटाने या सही करने की क्षमता को संदर्भित करता है जो भ्रामक, शर्मनाक या अप्रासंगिक होती है। इसके तहत यदि ऐसा अनुरोध किया जाता है तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को कानूनी रूप से हटाया जा सकता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुट्टास्वामी वाद के तहत निजता के अधिकार को जो स्वीकार किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को भी निजता के अधिकार के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकार माना था। इसके तहत इसे सूचनात्मक निजता का भाग माना जाता है और ये मत व्यक्त किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति वर्चुअल स्पेस से अपने निजी डेटा को हटाना चाहता है तो उसे ऐसा किए जाने का अधिकार मिलना ही चाहिए। यूं तो भुलाए जाने का अधिकार निजता के अधिकार में संलग्न है, किंतु भुलाए जाने के अधिकार को निजता के अधिकार से इस रूप में भी विशिष्ट माना जाता है कि निजता के अधिकार में ऐसी जानकारी शामिल होती है जो सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है, जबकि भुलाए जाने के अधिकार में ऐसी जानकारी को हटाया जाना शामिल होता है जो एक निश्चित समय पर सार्वजनिक थी और अब उस जानकारी तक पहुंच को किसी तीसरे पक्ष से निषिद्ध किया जाना है। यदि हम इसकी अंतरराष्ट्रीय विधायी स्थिति को देखें तो यूरोपीय संघ के द्वारा 2018 में अपने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के माध्यम से यूरोपीय संघ क्षेत्र में भुलाए जाने के अधिकार को विधायी स्थिति प्रदान की गई थी। यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अनुसार यूरोपीय संघ क्षेत्र में भुलाए जाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि भारत में इसको लेकर कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है, ना तो आईटी अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी 2000 और ना ही आईटी नियम 2011 में भुलाए जाने के अधिकार को शामिल किया गया है। केवल ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल की धारा 27 ने 3 ऐसे परिदृश्यों को स्पष्ट किया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को प्रबंधित करने या फिर रोकने का अधिकार रखता है, जिसे हम भूल जाने का अधिकार भी कह सकते हैं। इन 3 परिदृश्यों के तहत भूल जाने का अधिकार तब लागू होगा जब डेटा को प्रकट किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता या फिर डेटा का प्रयोग करने की सहमति को वापस ले लिया जाता है। साथ ही साथ यह तब भी लागू होता है यदि डेटा का प्रयोग कानूनों के प्रावधानों के विपरीत माना जाता है। हालांकि विधायी प्रावधानों के विपरीत अनेक हमें न्यायिक उदाहरण मिलते हैं जहां उच्च न्यायालयों ने किसी व्यक्ति के भुलाए जाने के अधिकार को बरकरार रखा है। इन न्यायिक मतों में
कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय को उल्लिखित किया जा सकता है, जिसके तहत एक महिला के भुलाए जाने के अधिकार को यह कहते हुए बरकरार रखा गया कि यह अधिकार पश्चिमी देशों में चलन के अनुरूप है और सामान्य रूप से महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों और बलात्कार आदि से जुड़े अत्यधिक संवेदनशील मामलों में किसी महिला की शील और प्रतिष्ठा को प्रभावित किए जाने वाले मामलों की स्थिति में इसका पालन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसके संदर्भ में एक मामले में केंद्र और गूगल से पूछा था कि क्या निजता के अधिकार में इंटरनेट से अप्रासंगिक जानकारी को अलग करने का अधिकार भी शामिल होता है। यानी भले ही विधिक आधार पर इसको पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया गया हो, लेकिन अनेक न्यायिक निर्णय इसको दर्शाते हैं कि किस प्रकार से भारत में भुलाए जाने के अधिकार को स्थापित किए जाने का प्रयास किया गया है। हालांकि विविध प्रकार के न्यायिक निर्णयों के बावजूद भारत में भुलाए जाने के अधिकार को लेकर कई मुद्दे और वाद विवाद देखे गए हैं, जैसे कि भुलाए जाने का अधिकार सूचना के अधिकार के साथ किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से सामने रखा जाए, क्योंकि यह देखा जा सकता है कि यदि नागरिक संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत किसी जानकारी को मांगे तो उसे भुलाए जाने के अधिकार के रूप में भी विरोधाभासी रूप में देखा जा सकता है। विशेष रूप से यह ऐसे मामलों में देखा जा सकता है जहां एक बलात्कार पीड़िता को यह अधिकार हो कि उसके अतीत को भुला दिया जाए और साथ ही साथ एक अपराधी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे इस बात पे जोर देने का अधिकार है कि उसकी सजा को मीडिया द्वारा संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। यानी हो सकता है कि एक पीड़िता द्वारा भुलाए जाने के अधिकार के तहत बलात्कार संबंधी मामले को इंटरनेट से डिलीट किए जाने की याचिका दाखिल की गई हो, वहीं दूसरी ओर मीडिया इस प्रकार के मामले को सामने रखकर जनता को जागरूक करना चाहता हो, तो इस प्रकार से भुलाए जाने के अधिकार और सूचना के अधिकार के मध्य एक प्रकार का विरोधाभास देखा जा सकता है। इसमें इस बात में भी एक प्रकार का विरोधाभास देखा जा सकता है कि क्या डेटा को ऑनलाइन रखना है सूचना के अधिकार के तहत या फिर वेब से मिटा देना है भुलाए जाने के अधिकार के तहत। यह निर्णय डेटा संरक्षण प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा और यदि इसको डेटा संरक्षण प्राधिकरण आदि द्वारा समय पर नहीं लिया जाता या फिर प्रत्येक निर्णय के संदर्भ में भारतीय प्रेस आदि के द्वारा डेटा संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा की जाती रहेगी, तो इस प्रकार से भुलाए जाने का अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा डाल सकता है, जो कि भारत में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से बाधित कर सकता है। साथ ही साथ इसके संदर्भ में यह भी देखा जा सकता है कि प्रेस के द्वारा जो पिछले बयानों और गतिविधियों के आधार पर सार्वजनिक निर्णयों के लिए सार्वजनिक व्यक्तियों की आलोचना की जाती है, वह भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अनेक सार्वजनिक व्यक्तियों के द्वारा सूचना के अधिकार के समकक्ष अपने भुलाए जाने के अधिकार के आधार पर किसी सूचना को इंटरनेट से मिटाया ही जा सकता है। इस रूप में देखा जाए तो जानकारी तक पहुंच की मांग करने वाला नागरिक भ्रमित हो सकता है कि वह सूचना की प्राप्ति के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाए या फिर डेटा संरक्षण प्राधिकरण से संपर्क करे। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि राज्य के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की पृष्ठभूमि में बिना सहमति की आवश्यकता के डेटा को एकत्र करने और संसाधित करने की अनियंत्रित शक्तियां होती हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय हित को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो यह भुलाए जाने के अधिकार को भी सरकार के विवेक पर आधारित कर देता है। भारत में भुलाए जाने के अधिकार को लेकर कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कि भारत में इसको लेकर अभी भी पूर्ण जागरूकता नहीं है और अनेक बार प्रभावशाली व्यक्ति अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को इंटरनेट से इसके माध्यम से हटा सकते हैं, जो वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पे नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है यदि हमें भारत में भुलाए जाने के अधिकार को बेहतर ढंग से लागू करना है, तो इसके लिए संविधान में एक संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत
जो युक्ति युक्त निबंधनों को लागू किया गया है उसके अंतर्गत गोपनीयता को भी एक आधार के रूप में जोड़ा जा सकता है और साथ ही साथ इसके माध्यम से यह भी कोशिश की जानी चाहिए कि एक तरफ हम निजता के अधिकार और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कवर किया गया है और दूसरी तरफ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सूचना की स्वतंत्रता जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कवर की गई है, इन दोनों के मध्य हम संतुलन बनाकर रख सके। और यदि हमें ऐसा करना है तो इसके लिए हमें एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून को इन मुद्दों को संबोधित करते हुए बनाना चाहिए और इस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 19 और संविधान के अनुच्छेद 21 के मध्य जो एक प्रकार से विरोधाभास देखा जा रहा है, इससे हम इस प्रकार के संघर्ष को कम कर सकें और भारतीय संविधान में जो स्वर्णिम त्रिमूर्ति हमें देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा समानता के अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और निजता के अधिकार तीनों को ही बनाकर रखने का प्रयास किया जाता है, इनके मध्य किसी भी प्रकार के विरोधाभास को दूर किए जाने के दृष्टिकोण से इसको स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। यह केंद्रित है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान पर। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो सभी क्षेत्रों में शीतलन यानी कूलिंग की आवश्यकता को संबोधित करता है और उन कार्यों को सूचीबद्ध करता है जो कूलिंग यानी शीतलन की मांग को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके माध्यम से समाज के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक लाभ हासिल करने का भी प्रयास किया गया है और साथ ही साथ सभी के लिए स्थायी शीतलन और थर्मल आराम को भी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। कूलिंग एक्शन प्लान के द्वारा कुछ अन्य लक्ष्य भी रखे गए हैं, जिसके तहत सन 2037-38 तक सभी क्षेत्रों में कूलिंग की डिमांड में 20 से 25% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2037-38 तक रेफ्रिजरेंट की मांग में 25 से 30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है और 2037-38 तक शीतलन ऊर्जा आवश्यकताओं को भी 25 से 40% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। स्किल इंडिया मिशन के सहयोग से 2022-23 तक सर्विसिंग क्षेत्र के 1 लाख टेक्नीशियनों को भी प्रशिक्षित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत इस बात पे भी बल दिया गया है कि हम राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुसंधान के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में शीतलन और इससे संबंधित क्षेत्रों की पहचान कर सकें ताकि भारत में कूलिंग को लेकर भी पर्याप्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके। हाल के समय में भारत में जिस प्रकार से हीट वेव और गर्मी की चुनौतियां देखी जा रही हैं, उसके दृष्टिकोण से तो इस प्रकार के कूलिंग एक्शन प्लान की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कई सारे पर्यावरणीय लाभों को ला सकती है। जैसे कि यह सभी के लिए थर्मल आराम की व्यवस्था कर सकती है, जिसके लिए अनुकूल वायु और तापमान की परिकल्पना की जा सकती है और मुख्य रूप से इसका लाभ देने का प्रयास किया गया है निम्न आय वर्गीय हाउसिंग को और उनको भी एक सतत आधार पर कूलिंग प्राप्त हो सके, इसके तहत इसमें प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ यह सभी के लिए थर्मल आराम के अलावा सस्टेनेबल कूलिंग पर भी बल देता है ताकि कूलिंग के दौरान जो हरित गैसों का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग कम से कम किया जा सके। यह कृषि क्षेत्र में भी सस्टेनेबल कूलिंग की आवश्यकताओं पर बल देता है ताकि कृषि क्षेत्र में बेहतर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को उत्पाद का उपज मूल्य और उपज की कम बर्बादी के माध्यम से किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास कर सके। इसके माध्यम से बेहतर आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एक कुशल कार्यबल को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही साथ इसके माध्यम से एयर कंडीशनिंग और कूलिंग उपकरणों का घरेलू विनिर्माण करके मेक इन इंडिया पर भी बल दिया गया है। इसके माध्यम से वैकल्पिक शीतलन प्रौद्योगिकियों पर मजबूत अनुसंधान और विकास पर बल दिया जाएगा ताकि हम शीतलन कूलिंग क्षेत्र में भी नवाचार को बढ़ावा दे सके। हालांकि भारत में कूलिंग के संदर्भ में काफी चुनौतियां हैं जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा। हाल के वर्षों में जिस प्रकार से भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत के क्षेत्रों में तापमान
तापमान बढ़ता देखा गया है और साथ ही साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो हीट वेव देखी गई हैं उसकी पृष्ठभूमि में तो ठंडा बनाए रखने का, कूलिंग रखने का लक्ष्य कठिन ही प्रतीत होता है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत में एयर कंडीशनिंग की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, एसी की मांग भी बढ़ रही है। यह जो बढ़ती हुई एसी की मांग है इसको हम किस प्रकार से विनियमित कर सकें और किस प्रकार से हम इसको सततता के मार्ग पर ला सकें, यह भी एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए यह बेहद आवश्यक है कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ ही इसकी मांग को भी बेहतर ढंग से विनियमित करें और इसके लिए बेहद आवश्यक है कि भारत में एसी के क्षेत्र में स्टार रेटेड एसी को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके तहत अधिक ऊर्जा दक्ष संसाधनों पर बल दिया जाना चाहिए और जनता को भी इसके संदर्भ में जागरूक किए जाने के लिए कार्यों को किए जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि कूलिंग एक्शन प्लान के तहत ऊर्जा दक्षता पर काफी बल दिया गया है और साथ ही साथ ऐसे तकनीकों में भी निवेश किए जाने की बात की गई है जो कूलिंग को तो बढ़ाते हों किंतु जलवायु परिवर्तन में वह योगदान अधिक ना करते हों। हमें इस बात पे भी बल देना होगा कि हम कूलिंग के संदर्भ में प्राकृतिक साधनों के प्रयोग पर बल दें, जैसे कि हम प्राकृतिक वेंटिलेशन की प्रक्रिया को बढ़ाएं और साथ ही साथ बिल्डिंग्स को भी प्राकृतिक रूप से ठंडा बनाए रखने के प्रयासों को करें, तभी कूलिंग एक्शन प्लान को भारत में काफी बेहतर ढंग से लागू कर पाने में हम सक्षम होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह केंद्रित है भारत में 2020-21 वित्तीय वर्ष में एफडीआई प्रवाह पर। इससे पहले 2 जून 2021 के डीएनए में भी हमने इस पर चर्चा की थी, तो जिन विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है वह 2 जून 2021 का डेली न्यूज एनालिसिस देख सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के वित्तीय वर्ष में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के प्रभाव में काफी वृद्धि देखी गई है, जो 10% की वृद्धि के साथ 81.72 बिलियन डॉलर के समान है। यह 2019-20 में 74.39 बिलियन डॉलर ही था। जब हम बात करते हैं एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की, तो यह एक ऐसे प्रकार के निवेश को दिखाता है जिसमें किसी कंपनी में इस रूप में निवेश किया जाता है कि वह दीर्घकालिक माना जाता है और इसके आधार पर उसमें बिल्डिंग्स और नवाचार के साथ ही तकनीकों और उत्पादन बढ़ाने पर भी बल दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस आदि से भारत को एफडीआई प्राप्त हुई है, जिसमें सिंगापुर से 29%, अमेरिका से 23% और मॉरिशस से 9% एफडीआई प्राप्त हुई है। अनेक गैर परंपरागत देशों से भी हमने एफडीआई को प्राप्त किया है, जिसमें सऊदी अरब का काफी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके माध्यम से अब हम सऊदी अरब आदि देशों के साथ अपने संबंधों को विविधीकृत कर पाने में सफल होंगे। हालांकि यह जो एफडीआई प्रवाह देखा गया है यह अनेक चुनौतियों से भी युक्त है, जिसके तहत यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से भारत में एफडीआई की तुलना में एफआईआई में वृद्धि देखी गई है। जब हम बात करते हैं एफआईआई की, तो इसके तहत मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश देखा जाता है और एफडीआई की तुलना में एफआईआई को यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कम स्थायी माना जाता है, क्योंकि यह ऐसे स्थानों पे ही ज्यादा निवेश करते हैं जहां पे शेयर बाजार ज्यादा बेहतर कार्य कर रहा हो और यदि शेयर बाजार में किसी भी प्रकार की गिरावट देखी जाती है तो उस देश से एफआईआई बाहर चली जाती है। लेकिन भारत में जो एफडीआई देखा गया है उसमें यह देखा गया है कि किस प्रकार से भारत में जो प्रत्यक्ष निवेश हुआ है उसमें 2.4% की गिरावट आई है। इसकी तुलना में भारत में जो एफआईआई के तहत नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी शेयर बाजार आदि उपकरणों में जो इन्वेस्टमेंट देखा गया है उसमें 2526% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी भारत में मुख्य रूप से शेयर बाजार के माध्यम से ही हम विदेशी निवेश को देख रहे हैं, जिसमें स्थायित्व की कमी है। एफडीआई के जो आंकड़े आए हैं उसमें कुछ अन्य ऐसी चुनौतियां भी देखी गई हैं जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा।
जैसे कि भारत में मुख्य रूप से जो एफडीआई है वह बड़ी कंपनियों में ही ज़्यादा निवेशित हुआ है, जिसमें रिलायंस ग्रुप की कंपनी जैसे कि जियो आदि और आरसेलर मित्तल आदि महत्वपूर्ण है। इसकी तुलना में जो छोटे और नवीन स्टार्टअप्स हैं उसमें निवेश कम देखा गया है। भारत में जो एफडीआई है वह सेवा क्षेत्र में ही ज़्यादा अवस्थित है और सेवा क्षेत्र में भी लगभग 80% जो एफडीआई है वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में भी ज़्यादा निवेशित किया गया है। इसकी तुलना में कृषि क्षेत्र को काफ़ी कम एफडीआई प्राप्त हुआ है, जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि एफडीआई के संदर्भ में बड़े शहरों को ही ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुई है और इन बड़े शहरों में भी मेट्रोपॉलिटन शहर इसके सबसे बड़े लाभकर्ता हैं। इसकी तुलना में जो छोटे शहर हैं उनको एफडीआई से कम लाभ प्राप्त हुए हैं। यदि हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अंतर करें तो हम ये पाते हैं कि क्षेत्र के दृष्टिकोण से दक्षिण भारत और पश्चिम भारत को ही एफडीआई का अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इसकी तुलना में पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत आदि में इतनी अधिक मात्रा में एफडीआई प्राप्त नहीं हुआ है। राज्यों में भी दक्षिण भारत के राज्यों को ही ज़्यादा प्राथमिकता प्राप्त हुई है और इसकी तुलना में जो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य हैं उनमें एफडीआई की कमी देखी गई है, जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। यह केंद्रित है छद्म विज्ञान और कार्गो पंथ विज्ञान यानी कार्गो कल्ट साइंस पर। जब हम बात करते हैं छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस की, तो स्यूडो साइंस में ऐसे कथन, विश्वास या प्रथाओं को शामिल किया जाता है जो वैज्ञानिक और तथ्यात्मक दोनों होने का दावा करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से वे असंगत देखे जाते हैं। हाल के समय में भारत में अनेक स्यूडो साइंस संबंधी विश्वास देखे गए हैं, जिसके तहत विशेष रूप से कोविड-19 के इलाज के संदर्भ में हम भांति-भांति के छद्म विज्ञान से संबंधित उपचारों को देखते हैं, जिसमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर विश्वास न करके पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर ज्यादा विश्वास किया जाता है। किंतु हमें यह ध्यान में रखना होगा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की तुलना में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति समय के साथ विकसित नहीं हुई है, जिससे इसके संदर्भ में चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यदि हम बात करें कार्गो पंथ विज्ञान यानी कार्गो कल्ट साइंस की, तो यह छद्म विज्ञान का एक ऐसा रूप है जिसमें कुछ देखी गई घटना के बाद एक कल्पित परिकल्पना की पेशकश की जाती है और घटना की आगे की घटनाओं को परिकल्पना का प्रमाण माना जाता है। यह जो कार्गो कल्ट साइंस शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन के द्वारा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने 1974 के भाषण के दौरान किया गया था। मुख्य रूप से कार्गो कल्ट साइंस का प्रयोग ऐसे पारंपरिक जनजातीय समाजों में किया जाता है जो अपनी परंपरागत धार्मिक प्रथाओं में ही उन्नत संस्कृति की भौतिक संपदाओं को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हालांकि वे इसके माध्यम से कुछ भी मूल्यपान दे पाने में विफल रहते हैं। यानी इसके तहत पारंपरिक पद्धतियों में ही आधुनिकता को शामिल करने का प्रयास किया जाता है, किंतु जब तक पारंपरिक पद्धतियों को आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक उनसे हम वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। छद्म विज्ञान का यह रूप सदियों से दुनिया में बना रहा है, जिसके तहत प्राचीन अंधविश्वास, काला जादू, ओझा, ज्योतिष, माइंड रीडिंग आदि का उदाहरण दिया जा सकता है, किंतु वास्तव में इससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जिसे हमें समझना होगा और इसी के अनुरूप जागरूकता को बढ़ाए देने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 और 6 में दिए गए कुछ अन्य आलेखों की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए से। हमने कल के डीएनए में भी इसके संदर्भ में बातचीत की थी, जिसके तहत आप यूएपीए के कुछ प्रावधानों को समझने के लिए कल का डीएनए देख सकते हैं। यह केंद्रित है दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्णय से, जिसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल तथा जामिया मिलिया के विद्यार्थी आसिफ इकबाल तन्हा को गैर
गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के मामले में जमानत दे दी गई है। किंतु दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अनेक आधारों पर जो जमानत दी गई है उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस अब तुरंत ही कार्यवाही करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है, जिससे ये मामला आगे भी जारी रह सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अनेक आधारों पर दिल्ली पुलिस की आलोचना भी की गई, जिसकी कुछ बिंदुओं को हमें समझना जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से हाल के वर्षों में यूएपीए के तहत मामले के दर्ज किए जाने की स्थिति बढ़ी है, जिसके तहत 2019 में यूएपीए के तहत कुल 1126 मामले देखे गए, जबकि 2015 में इसके तहत 897 मामले ही देखे गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस पूरे मामले में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं, जिसके तहत अदालत का ये मानना है कि आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित प्रावधानों को हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी गतिविधि एक ऐसी गतिविधि होती है जो सामान्य दंड कानून के तहत निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता से परे होती है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हितेंद्र बिश्नू ठाकुर निर्णय को भी उल्लिखित किया गया, जिसके तहत इस बात पर बल दिया गया कि हर आतंकवादी अपराधी हो सकता है, लेकिन हर अपराधी को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। इसके तहत इस बात पर बल दिया गया कि आतंकवादी कृत्यों की तुलना राज्य में सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या से नहीं की जानी चाहिए और आतंकवादी कृत्यों को काफी समझ बूझ कर ही इससे संबंधित प्रावधानों को लगाए जाने की आवश्यकता है। हाल के समय में यूएपीए के जिस प्रकार के कथित दुरुपयोग देखे गए हैं, इसकी पृष्ठभूमि में तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह देखा गया है कि कई बार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर में जो प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उनके खिलाफ, और मणिपुर में पत्रकार के खिलाफ यूएपीए के प्रावधान लगाए गए हैं। हालांकि इसको अभी तक साबित नहीं किया जा सका है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 से। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई और इसके माध्यम से 1917 के अंतर्देशीय पोत अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। वर्तमान में भारत के द्वारा 4000 किलोमीटर अंतर्देशीय जलमार्ग यानी इनलैंड वाटरवेज को संचालित किया जाता है। इन जलमार्गों में जो विविध प्रकार के जहाज चला करते हैं उनको विनियमित किए जाने के दृष्टिकोण से यह बिल काफी महत्वपूर्ण है। इस बिल के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्गों की सुरक्षा और उसमें चलने वाले जहाजों की सुरक्षा और विनियमन किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो विविध प्रकार के पोत और जहाज हैं उनके रजिस्ट्रेशन पर भी बल दिया जाएगा। इसके तहत संपूर्ण देश के लिए एक समान कानून को बनाए जाने पर बल दिया जाएगा और अंतर्देशीय जलमार्गों पर चलने वाले मशीनीकृत जहाज आदि के संदर्भ में एक केंद्रीय डेटाबेस बनाए जाने पर बल दिया जाएगा। साथ ही साथ मशीनीकृत और गैर मशीनीकृत दोनों ही प्रकार के पोतों का विविध स्तरों पर रजिस्ट्रेशन हो सके, इसको भी स्थापित करने के लिए इस बिल में प्रयास किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भुलाए जाने का अधिकार क्या है? भारत में भुलाए जाने के अधिकार की विधिक व्यवस्था को स्थापित करते हुए इससे संबंधित वाद विवादों पर प्रकाश डालें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है? इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए इसके संदर्भ में चुनौतियों की भी व्याख्या करें। 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भुलाए जाने के अधिकार को संक्षेप में व्याख्यायित करेंगे और फिर आप भुलाए जाने के अधिकार के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रावधानों को भी स्पष्ट करेंगे। भारत में इसके संदर्भ में आप विधिक, विनियामक और न्यायिक दृष्टिकोण को बताएंगे और इससे संबंधित विविध विरोधाभासों की भी व्याख्या करेंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का परिचय देंगे और इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को व्याख्यायित करेंगे। इसमें आप कुछ चुनौतियों को भी बताएंगे और निवारण के संदर्भ में बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष देंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।